तो नमस्कार कैंडिडेट्स, आज का प्रॉब्लम बेसिकली इलेक्ट्रिकल फिजिक्स से है और इस पार्ट में एक सर्किट गिवन है और वो सर्किट जो है एक कैपेसिटेंस से रिलेशन में है। तो बेसिक कैपेसिटर के रिलेशन में ये सर्किट है और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ने पूछा है भोपाल से। तो ये क्वेश्चन जो एक्चुअल में IIT JEE मेंस लेवल का है, लेकिन इसमें भी आपका जो है बेसिकली KCL KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ड्यूरेशन में हमें देखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे जहां तक मेरा इसको सॉल्यूशन देने की बात है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, इसको एनालाइज कर रहा था, तो मुझे बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगी जहां पे बच्चा फंस सकता है इस क्वेश्चन में, वो है इंटीग्रल का पार्ट। जिसमें इंटीग्रल का एक पार्ट है उसमें बच्चे के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं वो बच्चा फंस रहा था और इसीलिए आंसर्स को निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बेसिकली इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस करते हुए इंटीग्रल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद प्रॉब्लम पे थोड़ा सा आएंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी के अनुसार जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कम लगेगी। और अगर इंटीग्रल जो है वो थोड़ा टफ आपको लग रहा है तब ये प्रॉब्लम भी उसके हिसाब से टफ लगेगा, क्योंकि फिजिक्स की क्वेश्चंस इजी बनी है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है इंटीग्रल को सॉल्व करने में। क्योंकि इस क्वेश्चन को जब मेरे पास आया तो मैंने उस बच्चे की काउंसलिंग जब की तो मुझे भी लगा कि इंटीग्रल निकालने में वो फंस रहा था और इंटीग्रल निकाल लेता तो शायद ये क्वेश्चन वो इजिली डिसॉल्व हो जाता। बहरहाल इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली सर्किट जो है वो यहाँ पे गिवन है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है इन द सर्किट शोन इन फिगर बैटरी विद EMF V वोल्ट्स इज कनेक्टेड एज शोन। तो ये सर्किट है, इसमें स्विच S है। दिस इज S इज द स्विच, V is the EMF of the battery, electromotive force, then resistance इस तरह से कनेक्टेड है और एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है और the capacitor is initially uncharged। कैपेसिटर इनिशियली जो है वो अनचार्ज पोजीशन में है and the switch S is closed at time t is equals to 0। switch S is closed at time t is equals to 0 का मतलब ये हो गया कि इनिशियल से ही ये स्विच जो है, ये मतलब सर्किट जो है टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब जब से हम कंप्यूटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से ये जो सर्किट कंप्लीट है। मतलब जब से भी कंप्यूटेशन को हमें स्टार्ट करना है, जहां पे भी हम टाइम t इक्वल टू 0 का रेफरेंस रख रहे हैं, जब से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं तब से ये जो स्विच क्लोज्ड है। इसका मतलब ये सेकंड फिगर में हमने आपको मेंशन किया है, तब से ये सर्किट क्लोज्ड है, ओपन सर्किट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। अब थोड़ा आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे कि फाइंड द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t। किसी टाइम इंस्टेंट t पर कैपेसिटर का पर चार्ज Q निकालना है। तो हमने सिंपल क्या किया है, ये इस तरह से सर्किट को ड्रॉ कर लिया है। कैपेसिटर C है, उस पर कोई चार्ज Q आएगा इस पोटेंशियल EMF V वोल्ट्स की वजह से, वो चार्ज Q क्या होगा वो निकालना है। दूसरा निकालना है फाइंड द करंट इन द ब्रांच AB। AB वही ब्रांच है जो मिडिल ब्रांच आपकी इसमें यहाँ पर इंकित की गई है। दिस इज द ब्रांच AB जिसमें रजिस्टर R कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें करंट कितना जाएगा ये निकालना है किसी टाइम t पर। जब कोई चीज किसी टाइम t पे कही जाती है, इसका बहुत सीधा सा अर्थ ये होता है कि एक जनरलाइज इक्वेशन हमें निकालनी है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी टाइम t पे कहा गया है निकालने को, इसका मतलब उसकी हमें जनरल इक्वेशन निकालनी है। ये क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन पूछी गई है, इसमें t की कोई भी वैल्यू अगर हम फीड कर दें तो आंसर एक स्पेसिफिक आंसर निकल जाए उस जनरलाइज इक्वेशन से। तो एक कहने का मतलब है चार्ज Q, एक कैपेसिटर पे जो चार्ज Q जनरेट होगा उसकी एक जनरलाइज इक्वेशन निकालनी है टाइम के रिस्पेक्ट में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ब्रांच AB में करंट कितना जाएगा किसी टाइम t पे, तो करंट की एक जनरल इक्वेशन निकालनी है जो ब्रांच AB में रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसके R के अक्रॉस बहे या फ्लो करे। उसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑल्सो कैलकुलेट इट्स लिमिटिंग वैल्यू। ये जो वैल्यू दी है, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स लिमिटिंग वैल्यू एज t टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब t इनफाइनाइट या टाइम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा, इनफाइनाइट कोई एक डेफिनेट क्वांटिटी तो है नहीं, इनफाइनाइट जब टाइम किसी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तब आपको करंट की AB ब्रांच में जो करंट जा रहा है, इस AB ब्रांच में जो करंट जा रहा है इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है कि इतना हो सकता है अगर टाइम इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करे तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी, ये क्वेश्चन JEE मेंस वाला क्वेश्चन क्यों है, इस सेकेंड पार्ट की वजह से, क्योंकि हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है जब जो है
टाइम जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, मतलब टाइम अनगिनत तौर पे बढ़े, ठीक है, इसका ग्रोथ रेट इनफाइनाइट हो, तो उस सिचुएशन में करंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो दिस इज द थिंग। तो ये सेकेंड पार्ट की वजह से क्वेश्चन जो है मेंस का हो गया। तो बेसिकली हमने जैसे कि अब तक करते आए हैं, इससे पहले भी कैपेसिटर के क्वेश्चंस काफी मैंने सॉल्व किए हैं। उसके जो आप स्कैप प्रॉपर्टीज में सर्च करेंगे तो कैपेसिटर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करना इस सर्किट को मैं थोड़ा सा फोकस में रखता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया, प्लस माइनस और सब लगा के एक इस तरह की इस वाले जो सर्किट को मैं थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया, ठीक है। इनके नोट्स के नाम डाल दिए MNST, जिससे कि हमें अगर कोई आइडेंटिफाई करने हो तो नोट्स हम आइडेंटिफाई कर पाए। साथ ही साथ करंट को डाइवर्ट कर दिया, जैसे I हमने मान के चला I करंट है, A ब्रांच पर आके बाइफरकेट कर जाता है I1 और I माइनस I1 में, फाइनल कंबाइन होके I बन जाता है जब ये MB ब्रांच तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये एक छोटा सा हम अब तक ये हमने इलेक्ट्रिकल साइंसेज में बहुत किया है। इलेक्ट्रिकल जब भी आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्वेश्चंस KCL या किरचॉफ लॉ की सॉल्व की होंगी, चाहे किरचॉफ करंट लॉ की सॉल्व की हो, चाहे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की सॉल्व की हो, कई बार किया होगा। तो हमने इसमें कुछ शुरुआत की जो फिजिक्स का पैरामीटर इसमें लगाया, बहुत ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। हमने पहले इस ब्रांच में MNABM, इस ब्रांच में हमने एक लगा लिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक पूरे में लगा लिया MNSTM, और एक बार पूरे में लगा दिया, ठीक है। तो हमने 2 KVL लगाए हैं, यहाँ पे लगाए हैं KVL 1 और यहाँ पे लगाया है KVL 2, ठीक है। तो जो पहले KVL लगाया हमने MNABM पे, तो सिंपल से लेके चले, अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरफ बढ़े तो चूंकि पॉजिटिव एंड से लेंगे, पॉजिटिव से निकल रहा है तो V, और उसके बाद यहाँ पे देखिए निगेटिव एंड से करंट निकल रहा है तो I माइनस रहेगा -I माइनस I1 इंटू R, जिससे कि हमने लगाया, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो V चूंकि प्लस से निकल रहा है तो V पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस से निकल रहा है तो I माइनस I1 इंटू R, ये माइनस में रहेगा, माइनस यहाँ भी देखिए माइनस से करंट निकल रहा है तो माइनस IR, तो V माइनस I माइनस I1 इंटू R माइनस IR, ये इक्वेशन बन गई। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह हमने MNSTM में लगा दिया, MNSTM इस पूरे में हमने किरचॉफ लॉ लगा दिया, तो क्या हो गया V, अब चूंकि यहाँ प्लस माइनस कर दिया है, माइनस I1 इंटू R, क्योंकि माइनस से करंट निकल रहा है, इसी तरह माइनस से कैपेसिटर में भी निकल रहा है, तो ये क्या होगा -Q बाई सी, और इधर भी माइनस निकल रहा है -I इंटू R, तो V माइनस I1 इंटू R माइनस Q बाई सी माइनस I इंटू R। ये Q बाई सी कैसे आ गया, तो Q इक्वल्स टू CV था, तो V इक्वल्स टू Q बाई सी, इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया है, ठीक है, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वी आर अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसलिए सारे डायमेंशंस पोटेंशियल के रहेंगे यहाँ पर ये चीज। तो ये अगर ये 2 इक्वेशंस आपकी आ गई, इसको मैं सॉर्ट आउट कर दिया, दोनों तरफ V एक साइड कर दिया, बाकी सब चीज एक साइड कर दी। ये 2 इक्वेशंस हमारी बेसिक किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स से निकल आए, ठीक है। ये 2 इक्वेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन 2 इक्वेशन से हम एक चीज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे जो है I को एलिमिनेट कर दिया। I को एलिमिनेट करने का क्यों था, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है कैपेसिटर एट टाइम t। तो कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए सपोज हम चार्ज Q अगर मान लेते हैं, हमने यहाँ लिखा भी है, अगर ध्यान से देखेंगे मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि लेट एट टाइम t द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, कैपिटल Q, सिंस द करंट, यहाँ पे देखिए हमारा मेन पर्पस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, करंट I1 निकालना, क्योंकि I1 करंट इस कैपेसिटर के थ्रू जा रही है, और I1 जो हो जाएगा dQ बाई dt हो जाएगा, ठीक है, अगर चार्ज Q माना हमने। तो हमारा मेन कंसर्न यहाँ I1 निकालने का, इसीलिए हमने I इन दोनों इक्वेशन से I एलिमिनेट करके I1 की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली इन 2 इक्वेशन से, ठीक है। तो फाइनली हम किस पे आ गए, फाइनली हमने यहाँ पे I1 की वैल्यू कंप्यूट कर ली, जो कि आई 1/3R V माइनस 2Q बाई C। ये हमने इन 2 इक्वेशंस को आपस में सॉर्ट आउट किया, और किसी भी तरह करके हमने I से I एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने पर I1 की वैल्यू इस तरह से ये आ गई। ये आप इजिली इक्वेशन का जब आप सॉल्व करेंगे, आप एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखते हैं तो वैल्यू निकल के आ जाती है। उस तरह हमने भी क्या करके देखिएगा, आराम से ये वैल्यू I1 की आ जाएगी। बस I की वैल्यू एलिमिनेट कैसे करेंगे कि यहाँ से किसी एक से I की वैल्यू निकाल लीजिए, और उस I की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, I अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। I की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए, अच्छा इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दूसरे इक्वेशन में I की वैल्यू पुट कर दीजिए, I अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है क्या बचेगा, R, Q, C और V के टर्म्स में आपकी I1 की इक्वेशन आ जाएगी। तो चूंकि पुराना फॉर्मूला यूज किया है, जो कि हमने डिड्यूस किया था,
वो क्या फॉर्मूला डिड्यूस किया था भाई, I1 इक्वल टू dq बाई dt, क्योंकि यही I1 C से पास कर रहा है तो I1 dq बाई dt था, तो I1 यहाँ पे निकालने के बाद I1 की जगह dq बाई dt हमने पुट कर दिया। जब I1 की वैल्यू में dq बाई dt पुट कर दिया तो उसके बाद हमने रेस्ट इक्वेशन को हमने सेम रखा है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड जो है, जो पहले से हमारा पास RHS था राइट हैंड साइड, वो पहले से हमारा ये वाला RHS हमने एग्जैक्टली सेम रखा है। अब अपने dq बाई dt चूंकि डिफरेंशियल आया है और जो आपके इक्वेशन है उसको लीनियराइज करना है, तो लीनियराइज करने के लिए हमने क्या कि इंटीग्रल ले लिया दोनों साइड। चार्ज जीरो से, लिमिटिंग वैल्यू जीरो से क्यों मानी है, क्योंकि चार्ज कहाँ तक जा रहा है, जीरो से क्यू, मतलब कैपेसिटर से इसमें चार्ज हो रहा है, ठीक है, जीरो से लेके क्यू तक। क्योंकि लिखा था कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज लिखा था क्वेश्चन में, तो कैपेसिटर कितना चार्ज हो रहा है, जीरो से क्यू तक चार्ज हो रहा है। इससे लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होगी, जीरो से क्यू तक आएगी। क्यू के टर्म को हम इसके अंदर ले आए तो dq अपॉन v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से टी टाइम कितने समय अंतराल में चार्ज हो रहा है, जीरो से टी समय में अंतराल में चार्ज हो रहा है, तो जीरो से टी 1/3r, ये 1/3r को एज इट रखा, dt को उधर लेगा तो जीरो से टी 1/3r dt हो गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब यहीं पर जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कशन होना चाहिए, बच्चे के साथ काउंसलिंग करते समय भी मुझे ये पता चला कि बच्चा इस यहाँ तक तो पहुंच गया था, इस यहाँ तक, लेकिन इसके बाद इंटीग्रल इसका निकालना, मैंने आपसे कहा ना इंटीग्रल में ही प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये इंटीग्रेशन से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने इंटीग्रल जब इसका किया इस dq अपॉन v माइनस 2q बाई सी का, तो q इक्वल टू cv बाई 2 1 माइनस e पर माइनस 2t बाई 3rc आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, यहाँ से इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में आपको, अगर आपका इंटीग्रल थोड़ा साउंड नहीं है, इंटीग्रल में आपने नहीं पढ़ा है कुछ, तब समस्या आएगी। मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल काम है, इसको कुछ t मान के x मान के जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करके हम करेंगे तो ये इस तरह का टर्म आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल अब ये क्यूब चार्ज की वैल्यू आ गई, यही आपसे पूछा गया था, ये दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के रिस्पेक्ट में जनरल इक्वेशन ऑफ चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर, मतलब जिस कितने अंतराल में ये कैपेसिटर चार्ज होगा वो टाइम टी के रिस्पेक्ट में, और कितना चार्ज होगा उसकी वैल्यू है cv बाई 2 1 माइनस e पर माइनस 2t बाई 3rc। तो जब मैंने उस क्वेश्चन को लिया उसको सॉल्व करके दिखाया तो बच्चा बाकी सब में तो उसने रिड्यूस कर लिया था, यहाँ से इस स्टेप से इस स्टेप में आने में कन्विंस हो गया। उसने कहा सर ये चीज मुझे यही प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो इस इंटीग्रल बढ़िया से पढ़िएगा, वरना फिर हमारे यहाँ भी इंटीग्रल के लेक्चर्स हैं, वो भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू टाइम टी के रिस्पेक्ट में आ गई, जो कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया यहाँ से। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से वापस करते हैं, हम चलते हैं। अब चूंकि क्यू आ गया तो डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो I1 की वैल्यू निकल आएगी, I1 क्या था, dq बाई dt था। एक चीज उसमें यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगा, चाहे इसको डिफरेंशिएट करिए, चाहे क्यू की वैल्यू अगर आप यहाँ I1 की जो वैल्यू निकाली थी 1/3r के रिस्पेक्ट में यहाँ भी रख देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा I1 की वैल्यू। चाहे आप इसको डिफरेंशिएट करके निकालें, चाहे I1 की वैल्यू, जो आपका I1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I1 की इक्वेशन हमें C वाली इक्वेशन I1 की निकली हुई थी, इसमें भी आप Q की वैल्यू को अगर रख देंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी डिफरेंशिएट करने के बाद। I1 की वैल्यू जो है वो ये आ गई तो ये I1 हो गया। I1 इज द, हमने I1 निकाला क्यों, पहला हमारे क्वेश्चन से चार्ज क्यू तो निकल आया था, I1 निकालने का व्हाट इज द मेन मोटो बिहाइंड कैलकुलेटिंग I1, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो करंट जो इस AB ब्रांच पे जा रहा है वो करंट क्या है, I माइनस I1 है, तो हमें दोनों ही टर्म पता करना पड़ेगा। अब देखेंगे करंट जो उसको जा रहा है ब्रांच AB में, वो करंट I माइनस I1 है, तो हमें I भी निकालना पड़ेगा, I1 भी निकालना पड़ेगा। तो I1 चूंकि इजीली निकल जाता है कि Q की वैल्यू हमें निकल चुकी है, और I1 क्या है, dq बाई dt यहाँ मेंशन्ड है, तो I1 तो इजीली निकल आएगा। अब बात करते हैं I कैसे निकलेगा, हाउ कैन वी कैलकुलेट I। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस पे हम आते हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशन से जो हमने I की वैल्यू जिसमें भी निकाल के जिसमें भी सब्स्टिट्यूट की थी, हम कोई भी एक ले लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम पकड़ लेंगे और वहां से I की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मदर इक्वेशन से, A और B की बात मैं कर रहा हूँ, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, I की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हमारी I की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। ये आप चाहे किसी भी इक्वेशन से आप निकालें, I की वैल्यू आपकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। ये वैल्यू कहां से निकाली, चाहे इससे निकाली चाहे इससे निकाली, क्योंकि अब तो I1 आपको पता है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू, I की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। अब आपको I पता है, I1 पता है, तो I माइनस I1 जो आपकी वैल्यू इस AB ब्रांच में पड़ी थी, वो I माइनस I1 की वैल्यू भी कंप्यूट कर देंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सप्रेशन कुछ ये एक्सप्रेशन आएगा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर कंप्यूटिंग I माइनस I1। लेकिन समस्या यहाँ पर एक ये है कि ये जो टर्म आया, थोड़ा सा साइड होके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ टर्म पे हम पहुंच गए, जब ये टर्म हमारे पास आया, ये I माइनस I1 में फाइनली AB ब्रांच में जो करंट कितनी जा रही थी वो I माइनस I1 ही जा रही थी, ठीक है।
तो i माइनस आई वन बी माइनस बी बाई 2r माइनस बी बाई 6r e पावर माइनस 2t बाई 3rc ये आ गया। तो इसमें जब t इनफाइनाइट रखेंगे तो जो e का टर्म है, e का टर्म जो है पूरा पूरा वैनिश हो जाएगा। एज देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज t टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब t इनफाइनाइट होगा तो e पावर माइनस 2t बाई 3rc का टर्म वैनिश हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इस चीज को इस तरह से i माइनस आई वन की इक्वेशन बनाई है, जिससे कि ये दोनों दो एंटिटीज अपने आप में सेपरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि e पर माइनस जहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म लगा है वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा, और जब ये वैनिश हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जो है वो हट जाएगा। तो फाइनली t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे i माइनस आई वन की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v बाई 2r, जो हमें निकालनी थी। यही इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है, या उस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का बेसिक जो सार है वो सार यही है कि इक्वेशंस को इस तरह से मैनेज करना है कि जब t इनफाइनाइट हो तो पूरा पूरा वो टर्म जो है वो वैनिश हो जाए, वो हट जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को एक बार आपको देखना चाहिए। और क्योंकि पूरा पूरा टर्म जो है ये कैंसिल हो रहा है, इस तरह से हमने इसको बाइफरकेट किया है v बाई 2r और v बाई 6r में। जब t इनफाइनाइट होगा तो पूरा पूरा टर्म ये वैनिश हो जाएगा, तो आउटपुट आएगा v बाई 2r, और यही आंसर है सेकेंड का। द करंट इन द ब्रांच AB एट टाइम t, तो चूंकि AB में कितनी करंट जा रही है, i माइनस आई वन करंट जा रही है, तो ये पूरा पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, v बाई 2r, प्योर कांस्टेंट टर्म इसमें बचेगा, तो v बाई 2r इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बार इस क्वेश्चन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, इसको देख लीजिए। सिंपल इक्वेशन जो थी वो आपकी सर्किट पे थी, जिसमें कैपेसिटेंस कनेक्टेड था। पहला चार्ज पूछा जा रहा था कैपेसिटर में किसी टाइम टी में, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ द चार्ज, और दूसरा आपका पूछा जा रहा था करंट इन द ब्रांच AB, दैट इज i माइनस आई वन, जो हमने कंप्यूट किया था, जो अपने अप्रोक्सीमेशन मानी थी। तो उसके साथ मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में और कुछ बताने लायक और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। तो कोई भी डाउट अगर इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो यू कैन फील फ्री टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी। और सब कुछ सारा जो जितना भी इंडिकेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में, तो मुझे लगता है और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। क्वेश्चन इजी था, IIT JEE मेंस लेवल का था, और चूंकि मेंस लेवल क्यों बना कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है ब्रांच AB में करंट। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ड्यूरिंग द एंटायर कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन वी कैन से। ओके, थैंक यू।